गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम RBSC हिंदी मीडियम क्लास 11 का पी ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पी ब्लॉक देखिए क्या है। पी ब्लॉक में आपको पता है कि बोरोन से लेकर नियॉन तक पी ब्लॉक स्टार्ट होता है। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सभी आते हैं। आपको पता है ये द्वितीय आवर्त के सदस्य हैं। इनकी वर्ग संख्या क्या है? 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो हम इन्हें पी ब्लॉक सदस्य क्यों कहते हैं? ये हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था। पी ब्लॉक सदस्य इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कोश में जाता है? पी में जाता है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं कि जो पी ब्लॉक के सदस्य हैं उनकी मतलब सामान्य उनकी कैसी प्रॉपर्टी होती है, सामान्य गुण उनके कैसे होते हैं, वो किस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये अंतिम इलेक्ट्रॉन में किस में जाता है? पी उपकोश में जाता है। दूसरी बात क्या खास बात है कि इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NS2 NP126, यानी NS2 यानी 2 होते हैं, S में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं पहले, उसके बाद P में जाते हैं। तो 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं क्योंकि P उपकोश 3 होते हैं और एक में यदि 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 3 उपकोशों में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, फिर तीसरा गुण क्या है कि सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है, मान लीजिए आपसे इन ग्रुप की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था पूछी जाए तो सबसे पहले तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली और नोबल गैसेस। ठीक है, तो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था उसकी वर्ग की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मान लो इसके बारे में बात कर रहे हैं बोरोन के बारे में, तो बोरोन का वर्ग कौन सा है? 13वां है ना। तो इनमें से तो बोरोन की जो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +3 होती है। कितनी होती है? +3। कार्बन की कितनी होती है? +4। नाइट्रोजन की +5। ठीक है, ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1 और नियॉन की 0। ये इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। तो वर्ग यानी ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, ऐसे हमने आवर्त और वर्ग में आवर्त सारणी को बांधा है। ठीक है, तो हम इस तरीके से जब इसके बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है पी ब्लॉक के सदस्यों की, वो वाकई में उसकी वर्ग की ऑक्सीकरण अवस्था ही होती है। और वर्ग की ऑक्सीकरण अवस्था को हम कैसे निकालेंगे? ये इसकी संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। तो अब जैसे बोरोन है, बोरोन के बारे में यदि हम बात करें तो बोरोन का विन्यास कैसा होगा? NS2 NP1 होगा। तो संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? 3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की 5। इस तरीके से जितने उसके संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वर्ग की ऑक्सीकरण अवस्था होगी और वही उसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होगी। क्लियर? लेकिन सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था तो हमने निकाली, लेकिन जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है वही क्या होती है? अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है। इसका मतलब बोरोन जो है वो +3 से ज़्यादा, यानी +3 के अलावा +4 नहीं बना सकता, +5 नहीं बना सकता, सिर्फ +3 तक, यानी ये अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। समझ में आ रहा है आपको कि जो उसकी वर्ग की ऑक्सीकरण अवस्था है वो उससे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शा नहीं सकता। ठीक है, लेकिन उसके अतिरिक्त और अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शा सकता है। तो एक ग्रुप में कितनी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं? ये आपकी बुक में टेबल बनी हुई है NCERT की किताब में कि बोरोन +3 के अलावा +1 दिखा सकता है, कार्बन जो है +4 के अलावा +2 भी दिखा सकता है, -4 भी दिखा सकता है, नाइट्रोजन जो है +5 के अलावा प्लस और माइनस दोनों 3 दिखा सकता है। तो ये जो ऑक्सीकरण अवस्था है इसमें से एक ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि जो वर्ग की ऑक्सीकरण अवस्था होती है उसमें से यदि हम -2 कर दें तो एक देखो 3 में से 2 किया तो 1 आ गया, 4 में से 2 किया तो 2 आ गया, 5 में से 2 किया तो 3 आ गया, 6 में से 2 किया तो 4 आ गया, 7 में से, यानी वर्ग की ऑक्सीकरण अवस्था में से यदि हम 2 को माइनस कर दें तो हमारे पास एक ऑक्सीकरण अवस्था आ जाएगी। यानी एक वर्ग में, वर्ग का मतलब पता है ना आपको? 13th ग्रुप की बात कर रहे हैं। यदि ये वर्ग हो गया, एक ये वर्ग हो गया, एक ये वर्ग हो गया, एक, तो हम यदि 13th ग्रुप की बात कर रहे हैं तो इसमें ऊपर वाले तत्व जो होते हैं वो तो देखो बोरोन, आप ऐसे देखो
कि क्या क्या लिखते हैं हम, बोरोन है, वर्ग में यदि हम जाएंगे तो ये बोरोन हो गया, फिर एल्युमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, थैलियम। तो ऊपर वाले तत्व तो कैसे होते हैं, हल्के तत्व होते हैं, और नीचे वाले तत्व कैसे होते हैं, भारी तत्व होते हैं। तो हल्के तत्व के वर्ग, हल्के तत्व तो कैसी ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, वर्ग की ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं, और भारी तत्व कैसे दिखाते हैं, उससे 2 कम दिखाते हैं, जैसे 1 दिखाते हैं, 2। जैसे बोरोन है, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो थैलियम कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दिखाएगा, +1 दिखाएगा। वर्ग की ऑक्सीकरण अवस्था से 2 इलेक्ट्रॉन कम दिखाएगा। ऐसा क्यों होता है, निष्क्रिय युग्म प्रभाव के कारण होता है। निष्क्रिय युग्म प्रभाव क्या है, जिसमें एस इलेक्ट्रॉन के बंध भाग नहीं लेते, वो निष्क्रिय युग्म प्रभाव है। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें और भी बहुत सारी, अब आपको पता है पी ब्लॉक में क्या होता है। देखो पी ब्लॉक को यदि आप आवर्त सारणी में ढंग से देखोगे तो पी ब्लॉक में एक जिगजैग लाइन बनी हुई है, इससे ऊपर तो अधातु हैं, इस पर उपधातु हैं, और उससे नीचे धातु हैं। यानी पी ब्लॉक में तीनों प्रकार की चीज़ें मिलती हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो तीनों प्रकार के गुण पाए जाएंगे, धातु के गुण भी होंगे, अधातु के गुण भी होंगे, और उपधातु के गुण भी होंगे। अब हमें पता है कि यदि अधातु अधातु से मिलती है तो सहसंयोजक यौगिक बनता है, और अधातु धातु से मिलती है तो आयनिक यौगिक बनता है। जैसे आप देखो Cl है, Cl क्या है, पी ब्लॉक का सदस्य है। यदि ये सोडियम के साथ क्रिया करेगा तो कैसा यौगिक बनेगा, NaCl, जो कि क्या होता है, आयनिक होता है। ठीक है। और यदि अधातु अधातु से मिले, Cl से मिले तो Cl2 बनेगा, सहसंयोजक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं उसमें भी यदि हम ऑक्साइड्स की बात करें तो वो क्षारीय होते हैं, और सहसंयोजक जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो अब आप देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इनमें जो हल्के तत्व होते हैं वो तो पी पाए बंध बनाते हैं, जो भारी तत्व होते हैं वो डी पाए या डी पाए पी पाए बंध बनाते हैं। डी पाए पी पाए या पी पाए बंध बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो नीचे वाले तत्व है ना उनमें डी ऑर्बिट भी आ जाता है, डी उपकोष भी आ जाता है, और एफ उपकोष भी आ जाता है। तो यदि उपकोष ज़्यादा उपस्थित होंगे तो बंध बनने की संभावनाएं भी ज़्यादा होंगी। ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि पी में ऊपर वाले तत्व सिर्फ पी पाए बंध बनाते हैं, नीचे वाले डी पाए और डी पाए भी बनाते हैं। और यदि हम देखें कि भारी तत्व के जो यौगिक हैं उनमें उपसहसंयोजन संख्या कैसी होती है, ज़्यादा होती है।